नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। और इसमें मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं घटना चक्र पूर्ण लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और उसके 2 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम वायसराय जनरल, गवर्नर जनरल और जनरल गवर्नर के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे और उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए गए हैं और विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या आपको लगता है कि कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इनमें आपको यहाँ पर विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये यहाँ पर गवर्नर थे, यानी कि प्रथम यहाँ पर बंगाल के गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल। अगर हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जिन्हें 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है। और 1833 में अगर हम बात करते हैं 1833, ठीक है, तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। यदि बंगाल का अगर हम प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये इनको वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था 1774 में। और उसके बाद अगर हम ये किया गया था जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसके तहत यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इनको 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसके पहले गवर्नर का पद होता था और वो जो प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। और यहाँ पर विलियम बेंटिक थे, ये भारत के, ये थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे विलियम बेंटिक, जिन्हें 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है। तो ये यहाँ पर इससे जानकारी संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल मैंने अभी आप लोगों को बताया वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तीसरा है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सी हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो ये यहाँ पर गलत कथन आपका हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जो यहाँ पर दिया गया है। जो क्लाइव थे इनके समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उपहार लेने बंद करा दिए गए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया गया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उस सैनिक को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव यहाँ पर पड़ी थी। ठीक है। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1828 से लेकर 1835 तक। ठीक है। ये इनका कार्यकाल था। इनके शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी, तो इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर तथा संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर का विलय यहाँ पर कर लिया। और 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, इससे सबसे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर व्याख्या आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर हम डलहौजी की बात करें तो सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो शामिल किया था वो किया था सतारा को। ये 1848 ईस्वी में इन्होंने सतारा को शामिल किया। फिर 1849 में जैतपुर और संभलपुर को शामिल किया, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर
अजमेर और 1853 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का इन्होंने विलय कर लिया था। और 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया था। तो यानी क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि किसका जो है विलय इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया था। तो जो अवध का विलय है इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये थे उसमें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। मैंने आपको बताया था इनका जो 1774 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। तो उन्हीं के समय में 1774 ईस्वी में 17 जनवरी, ठीक है, 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरी की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा बेलीजली संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर जोन बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा की व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। बेलेजली का जो उद्देश्य था ये था भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में रहने का प्रयत्न किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेस नीति का जो संबंध है ये वही वॉरेन हेस्टिंग से है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसको मैंने अभी बताया हिंदी में, उसी को बोलते हैं रिंग फेस, और इसका संबंध है वॉरेन हेस्टिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स से इनके कार्यकाल में 1772 ईस्वी में यानी 1772 में, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी, उसको यहाँ पर इस समय समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अगर द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसके अगर क्वेश्चन पूछा था तो 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है ये सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। जो सर लियोनिल कर्टिस थे इनको ही द्वैध शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय हुआ करते थे और एक हस्तांतरित विषय हुआ करते थे। देखिए, जो आरक्षित विषय हुआ करते थे यानी 1919 की बात चल रही है, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था, ये शायद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके अंतर्गत 1919 में क्या हुआ था कि प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई थी। इसमें ऐसा हुआ था कि इसमें जो है प्रांतीय जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था। एक हुआ करते थे आरक्षित विषय और एक होते थे हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित जो विषय होते थे तो उन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नर जनरल होता था वो और उसकी जो कार्यकारिणी समिति होती थी वही उस पर डिसीजन लेती थी, और उस पर जो है बाकी सारे लोग डिसीजन नहीं ले सकते थे। लेकिन जो हस्तांतरित विषय होते थे उन पर सभी लोग उस वहाँ पर डिसीजन और बहस किया करते थे। तो और जो मुख्य विषय हुआ करते थे वो आरक्षित विषय के अंतर्गत ही रख दिए जाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे इनके जो अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्य थे उसके कारण इन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलाया गया। ठीक है, तो ये कब से कब तक चलाया गया था? 1788 से लेकर, ठीक है, 1700
95 ईस्वी तक ये मुकदमा यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया, ठीक है। यह भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न हैं, किंतु वी.ए. स्मिथ का जो निर्णय अधिक मान्य है। वी.ए. स्मिथ क्या लिखते हैं, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में अगर न्यायिक संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की जो नींव है ये अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, कोवेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका किसने किया था? तो ये किया था कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का जो सृजन है ये कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन मैंने अभी बताया कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है स्थित है? तो इनकी जो कब्र है ये स्थित है गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगर हम कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल रहा ये रहा 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक इनका शासन रहा, ठीक है। एवं 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे। इसे भारत में स्तंभरारी तथा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी जो मृत्यु है ये 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इनकी कब्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि पर जो हस्ताक्षर हैं ये अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी इसको स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों ने पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बसीन की संधि की और संधि के अनुसार क्या हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणकर्ता स्वीकार कर ली, ठीक है। यह संधि मराठों तथा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, ठीक है। संरक्षकता स्वीकार की थी यहाँ पर। मतलब देखिए सहायक संधि क्या होती थी कि यहाँ पर अंग्रेज जो है अपनी सेना रखते थे और वो जो है उसमें के जो राजा होते थे उन्हीं के खर्च पर वो सेना रखी जाती थी एक सहायता के तौर पर कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन हमारी सेना का खर्च आपको यहाँ पर उठाना होगा। तो इस तरह से वो सहायक संधि का उसको नाम दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अगर पहले शासक की बात करते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाला तो वो थे अवध के नवाब। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी, ठीक है। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई। वेलेस्ली की विशेषता यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देसी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि जो थी ये 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया।
और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बने कि प्रश्न में अगर वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो वो हैदराबाद होगा, लेकिन यहाँ पर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वो थे अवध के नवाब। लेकिन अगर यहाँ पर शब्द ये यूज किया जाता कि वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला जो शासक कौन था तो वो थे हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलिजली के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो देसी शासक थे ये हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें से निम्न में से कौन से थे जो सहायक संधि जिन्होंने स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इंदौर के जो होलकर राज्य थे ये इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिटेल में जाने तो लॉर्ड वेलिजली जिसका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा, इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलिजली की सहायक संधि स्वीकार की थी उनको मैं बता चुका हूँ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जो हैदराबाद थे, नहीं सहायक संधि नहीं, वो तो मैंने व्यक्तिगत का सिद्धांत बताया था। यहाँ पर जो है हैदराबाद जो था इसने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी 1758 से लेकर 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 और बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर ये और अन्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलिजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो सही कालानुक्रम यहाँ पर बताना है आपको कि सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद ने स्वीकार किया था। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया, फिर उसके बाद 1799 में हैदराबाद ने जब स्वीकार किया तो 1798 के आसपास किया था। मैसूर ने यहाँ पर 1799 में स्वीकार किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखते हैं मैसूर के बाद सिंधिया तो ये 1704 में स्वीकार किया इसने, और अवध इसने जो है 1801 में अवध ने स्वीकार किया था। तो अवध ने स्वीकार किया था 1801 में। अगर सिंधिया की बात करते हैं तो 1804 में, मैसूर 1799 में और हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया था। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है 1, 2, 3 और 4, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलिजली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ठीक है, तो ये जो मुख्य उद्देश्य था ये था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलिजली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड वेलिजली था, इसने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलिजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो आंग्ल नेपाल का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। ठीक है, जो कि 1816 की सिगौली की संधि के साथ यहाँ पर समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगौली की संधि कब हुई थी? तो सिगौली की संधि अभी हमने आपको बताया 1816 में हुई थी। तो 1816 नहीं, लगभग 1816-15 के आसपास यहाँ पर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था ये 1814 से 1816 ईस्वी तक चला था और लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में ये हुआ था, जिसमें 1816 में सिगौली की संधि समाप्त हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आंसर आपका एग्जैक्ट 1816 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा वो युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से लेकर 18 के बीच ये जो लड़ा गया था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो ये आपका यहाँ पर गलत आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो अगर थॉमस मुनरो की बात करते हैं तो ये आपके जो रहे थे, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1820 से लेकर 1827। सर थॉमस मुनरो जो थे 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई की कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को किस गवर्नर जनरल ने ले लिया था? तो आंसर बहुत ही आसान सा है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से अगर हम संबंध की बात करते हैं तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो अगर ठगों के दमन में संबंध होने की बात करते हैं तो ये थे हमारे कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। इन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासन कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों को अंत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर जो पाबंदी है ये लगाई थी विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। सती शब्द का अर्थ होता है एक पवित्र और सच्चरित्र नारी। हिंदू परंपरा में विवाह एवं संस्कार माना जाता है। विवाह जो है एक संस्कार माना जाता है, अर्थात आत्माओं का संबंध। स्त्री और पुरुष का संबंध शाश्वत और जन्म जन्मांतर में रहने वाला है, अर्थात यह माना जाने लगा कि स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए और उसके शरीर के साथ ही अपने शरीर को भस्म कर देना चाहिए। 18वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि स्त्री के सती होने से उसके पति के कुल की 7 पीढ़ियों तक लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ऊंचे कुल के ब्राह्मणों, क्षत्रियों और राजपूतों में यह परंपरा बहुत प्रचलित थी। कुछ प्रबुद्ध भारतीय राजाओं ने इस क्रूर परंपरा को बंद करने का प्रयत्न किया था। अकबर ने भी इसे बंद करने का प्रयत्न किया था। मराठों ने अपने प्रदेशों में इसे बंद कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में इसको बंद करने के लिए कुछ उपाय किए थे। कॉर्नवालिस, मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे आरंभिक गवर्नर जनरल ने बलपूर्वक मादक वस्तुओं के प्रयोग से अल्पवयस्क विधवाओं तथा गर्भवती स्त्रियों के सती होने पर रोक लगाई थी, परंतु वह सफल नहीं हुए। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के अधिनियम द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दासों की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका 1789। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति के द्वारा हुआ था? तो अवध का जो अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था ये मैंने आपके अभी पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो है कुप्रशासन के कारण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रूज रैमजे जो थे ये नाम था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाता है। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल भारत आया और उसका जो वास्तविक नाम था ये था जेम्स एंड्रूज रैमजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो अवध का विलयन कब हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो बगात का जो विलय हुआ था ये 1850 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया है अभी इसके पहले कि लॉर्ड डलहौजी था, इसके जो व्यक्तिगत सिद्धांत था इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा जिसका 1848 में हुआ, जैतपुर एवं संभलपुर का 1849 में, बगात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में विलय कर लिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित युगों में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो 1849 में सतारा का विलयन, ये तो गलत हो जाएगा। 1848 में अच्छा सुमेलित करना है इसमें, तो सतारा का जो हुआ 1848 में। ठीक है, और अगर यहाँ पर अवध का करा तो अभी हमने बताया 1856 में अवध का हुआ था। झांसी का जो विलय है, तो झांसी का जो विलय हुआ था ये आपका हुआ था 1853 में। तो यहाँ पर सही सुमेलित की बात की गई है इसमें। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पर कौन सा सही अधोलिखित युगों में कौन सुमेलित है ये बताना है सबका। बाकी सारे यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर 1856 में अवध का हुआ था। बाकी सारे देखिए यहाँ पर गलत है क्योंकि 1848 में सतारा का हुआ था ना कि पंजाब का। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर गलत है, सिर्फ 1856 में अवध का हुआ था, ये सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय की नीति किसने क्रियान्वित की थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डलहौजी के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो कुशासन का बहाना लेकर अवध का जो शासक था उसे हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो इसकी विलय क्रम पर आपको यहाँ पर विचार करना है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले विलय किया गया था सतारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। फिर उसके बाद हुआ था संभलपुर, ठीक है, संभलपुर एवं जैतपुर, और झांसी का विलय 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में इसका शिकार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके शासनकाल में, किसके टाइम पे संपन्न हुई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बरो के समय में। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो का अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो 1842 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, इसके दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उस समय जो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था तो वो कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स आउट्रम। ठीक है, 1854 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये बात है 1854 की, जब स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था, रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी ये बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने तक ये जो है लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो रेल यात्रा जो प्रारंभ करने वाली कंपनी थी भारत में वो कौन थी? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो किसके समय में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में ही पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये अधिनियम है ये लॉर्ड
कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अभी तक अच्छा वो तो मैंने साथी प्रथा के साथ बताया था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे, इन्होंने इनके जो अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 ठीक है के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो ये किसके समय में सुनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 1857 की जो महान क्रांति हुई उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। ये जो उद्घोषणा है ये 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। ठीक है, तो ये प्रथम वायसराय भी थे और भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल भी जो स्वाधीनता से पहले थे वो हमारे लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस हैं और ये अभी पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है जो वायसराय से संबंधित क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद जैसे ही ये पार्ट आपका खत्म होगा, ये 2 पार्टों में ख़त्म हो जाएगा और इस अध्याय के ख़त्म होने के बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और उससे संबंधित क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।